हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं CHSL का वो प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा, ठीक है। और जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है CHSL में आए हुए हैं वो आपको देखने को मिलेगा, और जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी आप लोगों को क्लास में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये हम लोग का चल रहा है 31वां क्लास। और इससे पहले जितने भी क्लास हुए हैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप पूरी की पूरी क्लास कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए ये आपका 2021 का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 9 घंटे में 90 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में और 5 घंटे में धारा की अनुकूल दिशा में यात्रा कर सकता है। तो धारा की गति बताना है। यहाँ पे देखिए धारा की गति बताना है। तो अब देखिए अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है। तो प्रतिकूल, देखिए प्रतिकूल का मतलब होता है कि मान लीजिए कि नदी आपको इस साइड की बह रही है, तो इसके ठीक उल्टा ये आपका प्रतिकूल हो गया। और अनुकूल का मतलब होता है नदी के ठीक जिधर बहती है नदी की दिशा में ही चलना, उसे कहते हैं अनुकूल दिशा, ठीक है। तो इतना हम लोग जानते रहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो अब हम लोग मान के चलेंगे कि धारा की जो प्रतिकूल गति है, तो आप लोग देखिए आपको धारा की प्रतिकूल गति है। तो हम लोग देखिए पहले तो चाल निकाल लेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया है 90, और ये होता है आपका समय कितना दिया है यानी कि 9। तो ये आपका हो जाएगा 10 km पर आवर, मतलब कि जो उसका चाल है वो 10 km पर आवर से चल रहा है, ठीक है। उसी तरह इसको भी निकाल लेंगे अनुकूल दिशा में। ये तो प्रतिकूल हो गया, यहाँ पे जानते रहेंगे ये प्रतिकूल दिशा निकाले हैं। अब देखिए अनुकूल दिशा में निकाल लेंगे तो किलोमीटर तो वही है, और लेकिन आपका जो टाइम दिया है ये चेंज है। तो अनुकूल दिशा में 18 km पर आवर की गति से चल रहा है। अब हम समझेंगे जब प्रतिकूल जा रहा है तो आपका 10 किलोमीटर, यानी कि नाव जब इधर चल रही है तो आपका 10 किलोमीटर पर आवर की चल रहा है, लेकिन जब वही नाव इधर चल रही है तो आपका 18 km पर आवर से चल रहा है। तो एक बात तो हम लोग इतना जानते रहेंगे। अब चलिए हम लोग मान लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा अब देखते हैं। आप लोग बस इतना याद रखे रहिए। तो देखिए हम शांत जल में एक तरह से मान लेंगे, नाव की गति मान लेंगे। तो नाव की गति शांत जल में आप लोग लिख लीजिए, शांत जल में नाव की गति जो होगी आप लोग कह सकते हैं यक्स मान लीजिए, ठीक है। और धारा की गति आप लोग मान लीजिए एक तरह से वाई मान लीजिए। अब देखिए ये आपके दो मान लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा अनुकूल दिशा में निकालेंगे। देखिए प्रतिकूल दिशा में निकालेंगे तो हम लोग का कितना आया था 10 किलोमीटर, यानी कि आप जब भी उल्टा चलेंगे तो माइनस हो जाएगा, और जब उसी की दिशा में चलेंगे जिधर नदी बह रहा है उसी की दिशा में चलेंगे तो हम लोग का प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आया था 18 आया था। तो ये हम लोग का दो समीकरण बन गया है। अब इसी को जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को धारा की गति पूछ देगा। तो धारा की गति ये आपका y दिया है, तो इसी को वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कर देंगे x माइनस वाई इक्वल टू 10, और यहाँ पे कर देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 18। इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 28। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 14। और जब x की वैल्यू 14 आ गया तो ये आपसे यदि पूछ दिया होता कि विपरीत दिशा में, तो आप लोग क्या बताते, शांत जल में नाव की गति बताते आप लोग 40 km पर आवर, ठीक। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपका धारा की गति बताना है। तो धारा की गति जो होगा आपका निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 14 रख देंगे। तो जैसे किसी समीकरण में आप लोग 14 रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर आपको हो जाएगा 4 km पर आवर, ठीक है। तो आप लोग बता देंगे जो धारा की गति है वो आप लोगों को कितना हो गया 4 किलोमीटर पर आवर यानी कि पर घंटे के हिसाब से चल रहा है, ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब देखिए इसे देखिए, और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो रहा है। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, हम लोग वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछा जाता है। और आसान क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो सब एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, क्योंकि आप लोग कंपटीशन देख ही रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो अब देखिए ये दिया है 6 व्यक्ति ACOPH और K एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर
केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखिए केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, अभी हम बताते हैं क्या हो रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं, ठीक है। यच सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, ए पी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी की के बाईं ओर से दूसरे स्थान में बैठा है, और पी जो दिया है पी के दाएं से गिने जाने पर सी और पी के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो बताना है के और ओ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो ऐसे कभी भी जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ देते हैं। अब क्यों छोड़ देते हैं? रीज़न यही होता है कि वो क्वेश्चन को सही से पकड़ नहीं पाते हैं। अब देखिए हम लोग का मुख बाहर की ओर निकला है, यहाँ पे देखिए बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो एक वृत्ताकार हम लोग बना लेंगे और मुख बाहर का होंगे। तो आप लोग एक बात देखिएगा, 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे 6 व्यक्ति बना लेंगे। ये हो गया 4 और ये हो गया 5 और ये 6 हो गया, ठीक। अब इतना देखेंगे कि जिधर मुख होगा तो आप लोग हाथ को इमेजिन करेंगे कि उसका हाथ किस साइड होगा, ठीक है। बस इतना ही देखना। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यच सी के दाईं ओर बैठा है, तो देखिए यदि यच का मुख ऊपर है, यहाँ पे हम यच मान लेते हैं, क्या बोलते हैं, यच सी के दाईं ओर बैठा है, यानी कि सी के दाईं ओर। तो सी को यदि हम ऊपर मान लेते हैं तो सी का दायां तो इस साइड होगा, मुख क्योंकि इधर है, सी का दायां इस साइड होगा, तो दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो यानी कि 1 2 और 3, यहाँ पे 3 ये हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यच, ठीक। एक पॉइंट तो हम लोग का क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए अब सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ए पी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो देखिए जो ए है, कोई भी यदि है, ए है, पी का निकटतम पड़ोसी तो नहीं है, यानी कि आपका ना तो ए यहाँ पे हो सकता है ना यहाँ कहीं भी होगा, लेकिन पी के करीब नहीं होगा, इतना तो पता चल रहा है, लेकिन इससे कंफर्म नहीं हो रहा है कि कहाँ बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, पी जो है के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। अब देखिए दूसरे स्थान पे कहने का मतलब ये है, इधर देखिए यदि इधर यहाँ पे हम लोग किसको बैठा देते हैं, यदि हम के को बैठा देते हैं, ऐसे क्वेश्चन को जब भी कामा दिया रहता है ना, तो आप लोग यहाँ उल्टा पढ़ लीजिए। देखिए ऐसे पढ़िए, के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है पी, इससे एकदम एग्जैक्ट पता चल जाता है क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो इधर आप लोग देखिए, तो जब भी आपका मुख इधर रहेगा, बाहर की ओर निकला रहेगा, तो इसका बायां किधर आ जाएगा, यानी कि आपका इस साइड आ जाएगा। तो दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, आपको यहाँ पे कर लेंगे पी, ठीक। अब देखिए पी के दाएं से यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं, पी के दाएं से गिने जाने पर सी पी के मध्य व्यक्ति बैठा है। देखिए तो यहाँ किधर से गिना जा रहा है, पी के दाएं ओर से, तो पी का दायां कौन सा होगा, तो इधर का जब मुख करके बैठा है तो इधर दायां इसका इस साइड होगा। अब देखिए तो यहाँ पे सी और पी के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी और पी के मध्य व्यक्ति कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3, आपको ऑलरेडी ये 3 दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन दिया नहीं है। तो अब बताना है कि यहाँ पे कौन सा क्या क्या बच रहा है, के और ओ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो चाहे आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, पड़ोसी पी के पड़ोसी नहीं दिखाना है, ये निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहाँ पे ए कर लीजिए, जो बचा है आपका ओ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। तो ये हम लोग का क्वेश्चन बन गया। अब बताना है के और ओ के बीच व्यक्ति कौन बैठा है, तो यहाँ पे के है और यहाँ पे ओ है, तो कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2, यानी कि ऑप्शन में आपका हो जाएगा 2। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब हम 1 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये हम लोग का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग इससे डरिएगा नहीं। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, और ये तो बहुत ईजी सवाल है। अब इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम लॉजिक समझा देते हैं और आप लोग खुद लगाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग इतना ले लिए हैं कि पूछना नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग को ABCD का नंबर याद आना चाहिए, ठीक। जब तक आप लोग को ABCD का नंबर याद नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन को आप करने में काफ़ी कठिनाई हो सकती है, ठीक है। आप लोग बस एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। इससे अच्छा है कि आप पेन कापी लेकर बैठिए, वहाँ से ABCD का सभी का नंबर याद कर लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक बार याद कर लिए तो आप लोग को ऐसे एग्ज़ाम, तो आपको कोई ऐसा स्टेट का एग्ज़ाम हो चाहे केंद्र के एग्ज़ाम है जिसमें रीजनिंग का क्वेश्चन इस टाइप का पूछे ही नहीं जाते, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसको भी देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे।
तो जी का 7 होता है, डी का 4 होता है, एम का 13 होता है, टी का 20 होता है, के 11 होता है, जेड का 26 होता है, और क्यू का 17 होता है, पी का 16 होता है, ओ का 15, भी का 22 और यू का 21 और यल का 12। ठीक, यस का 19 होता है और आर का 18 होता है, वाई का 25 होता है और यहाँ पे यच का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो है इसमें 4 का अंतर है। देखिए ये वाला क्रमांक यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे है। ठीक, तो देखिए इसमें इसका 4 का अंतर है, हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 4 का अंतर है, फिर यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पे 4 का अंतर है, फिर यहाँ भी देखेंगे तो 4 का अंतर है, तो आने वाली संख्या भी 4 का अंतर हो गई, यानी कि +4 जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब 19 में जब 4 जोड़ेंगे तो 23 और 23 का होता है W। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग का -4 घट रहा है, -4 घट रहा है। यहाँ भी देखेंगे तो -4 घट रहा है, यानी कि 26 में से 4 जाए तो 22 होता है और 22 का भी होता है, और यहाँ 22 में से 4 जाता है 18, 18 का आर होता है। तो आने वाली संख्या भी 4 घटेगा, तो यानी कि 18 में से 4 जाते यहाँ पे हो जाएगा यम। अब देखिए सेकंड वाला यम में क्या जोड़े कि यहाँ पे +4 जोड़ा है, तो 13 और 4 17, 17 का क्यू होता है, और इसी तरह इसको जोड़ लेंगे तो +4 जोड़ेंगे तो 25 और 4 जोड़ लेंगे तो 26, यानी कि और 3 तो सी हो जाएगा। ठीक, 26 के बाद आने वाला लेटर क्या होता है, ABCD फिर शुरू हो जाएगा, तो यानी कि सी हो जाएगा। और फिर अब इसमें देखिए इसमें 4 घट रहा है, यानी कि 20 है यहाँ पे और 16 है, तो जब घटाएंगे तो 8 में से 4 जाते यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करते हैं तो 8 में से 4 जा 4 और 4 का होता है डी। तो ऑप्शन में आना चाहिए WNCD। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इसको देखते हैं, WNCD। देखिए WNCD आपका एक ही ऑप्शन है, आपका ये आपका है 4 वाला। ठीक है, तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को। तो देखिए ये क्या क्वेश्चन में दिया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं पहले। तो क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए। उस संख्या का चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकती है। तो आपको यहाँ पे कौन सा ऐसी संख्या रहेगा जहाँ पे यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह उसको हटा सकती है। तो आप लोग सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सीरीज में कोई पैटर्न चल रहा होगा, उसको हम लोग देखते हैं कौन सी सीरीज में चल रहा है, तो आने वाली संख्या ऑटोमेटिक निकल जाएगी। तो देखिए आप लोग जब भी ध्यान देंगे यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। देखिए यदि हम 1 का हम लोग कर देंगे क्यूब अब -1 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, संख्या 0 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे यदि हम 2 का क्यूब कर देते हैं तो 8, अब -1 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे 3 का हम लोग क्या कर देंगे, 3 का क्यूब कर देंगे तो 27 होगा, और 27 में से यदि हम 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 26 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो आने वाली संख्या 6 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 216, और 216 में से जब 1 घटाएंगे तो आपका संख्या आ जाएगा 215। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा 215। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए एक क्वेश्चन इसको भी फिर पड़ गया है, तो यहाँ पे फिर पढ़ते हैं। 7 व्यक्ति P और Q R S T U और भी एक सीधी रेखा में है। अब यहाँ पे बात कर लिया एकदम बिल्कुल एक सीधी रेखा में है, उत्तर की सम्मुख के बैठे हैं। ठीक, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्रम में बैठे हों। P पंक्ति केंद्र के बीच में बैठा है, जो P पंक्ति के केंद्र के बीच में बैठा है, और P और Q मध्य केवल एक ही व्यक्ति बैठा है। ठीक है, यस बाएं कोने से दूसरे स्थान पे है, और U और T केवल मध्य एक व्यक्ति बैठा है। T दाएं कोने की ओर बैठा है और R किसी कोने की ओर नहीं बैठा है, यानी कि R की जो संख्या है किसी कोने की ओर नहीं बैठा है। P और Q के मध्य के बीच में बताना है कौन सा लेटर है। ठीक है, कौन सा है, तो हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको देखिए। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ तक तो क्वेश्चन कुछ नहीं दिया है, लेकिन यहाँ से देखिए तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, तब काफ़ी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, और एक ही बार में हम लोग क्वेश्चन को करते चलेंगे। देखिए कितने व्यक्ति हैं टोटल, तो 7 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे सम्मुख उत्तर के साइड बैठे हैं, तो इसका भी आप लोग ध्यान देते रहिएगा। 1 2
3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। ठीक, P पंक्ति के केंद्र के बीच में बैठा है, तो बीच में बैठा है तो यानी कि केंद्र के बीच में यहीं हो जाएगा P, तो एक का काम खत्म। अब देखिए P और Q के मध्य में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि या फिर तो यहाँ पे रहेगा या फिर यहाँ पे रहेगा, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा है कहाँ रहेगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यश बाएं कोने से दूसरे स्थान पे बैठा है, तो यश बाएं कोने से दूसरे स्थान पे यहाँ पे बैठा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक व्यक्ति रहना है। ठीक, अब बात कर लेते हैं आगे। U और T के मध्य में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो U और T हम लोग को पता नहीं है कहाँ व्यक्ति बैठ रहा है, लेकिन उसके बीच में कोई एक व्यक्ति बैठा है। आगे पढ़ते हैं। T जो है दाएं कोने पर बैठा है, तो दायां किधर होगा, यानी कि T आपका इधर होगा दायां। ठीक, अब देखिए R कोने नहीं बैठा है, यानी कि जब R कोने नहीं बैठा है तो R का या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। अब कहाँ बैठा है वो देखते हैं। R कोने नहीं बैठा है, तो अब देखिए तो P और Q के मध्य में कौन बैठा है, तो देखिए अब यहाँ पे आ गया कि R जब कोने नहीं बैठा है, तो देखिए ये Q यहाँ कर लेंगे। ठीक, और P यहाँ इसके बीच में कौन सा मध्य में कौन बैठा है, तो यहाँ पे एक ही आपको ऑप्शन बच रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो U और T के मध्य में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो U और T यदि हम यहाँ U कर लेते हैं तो U और T के मध्य में केवल एक ही व्यक्ति बैठ रहा है, यानी कि आपका Q। ठीक, तो यहाँ पे U हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं, तो ये आपका 2 बच रहा है, तो यहाँ पे R तो R नहीं बैठना था, R कोने में नहीं बैठा है, तो यहाँ पे कौन बच रहा है, यानी कि P हो गया, Q हो गया, R हो गया, यस भी हो गया और T बच रहा है ना, T और V यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे। यहाँ पे सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे किसको बैठाएंगे, यहाँ पे हम लोग बैठा दिए, यस यहाँ बैठ गया, तो यहाँ पे आप लोग बैठा दीजिए। R कोने में नहीं बैठा तो R को यहाँ बैठा दीजिए और V यहाँ बैठ जाए। तो ये हम लोग का क्वेश्चन अरेंज हो गया। अब देखिए P और Q के मध्य में कौन बैठा है, तो P और Q, P यहाँ है और Q यहाँ है, तो एक ही व्यक्ति बैठा है आपका U वाला, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका U। यानी कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसको देखते हैं, तो आपका ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर C वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि क्लास लंबा हो रहा है। इसी के जस्ट आगे हम लोग क्लास शुरू करेंगे। तो यदि आप लोग क्लास पसंद आया होगा, क्योंकि ये देखिए ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को टफ रहेगा, हम मानते हैं कुछ लोग क्लास देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन देखिए यही सब क्वेश्चन आप लोगों को CHSL में आते हैं। ठीक है, आप लोग जब पेपर देने जाएंगे तो आप लोग को देखेंगे। अब प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको सॉल्व करिए। ठीक है, एक बार आपको कठिन लगेगा, लेकिन जब आप बार बार किसी चीज़ को करेंगे उसकी आदत हो जाएगी, तो वो क्वेश्चन आप लोग को ईजी लगने लगता है। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आया तो लाइक करके बिल्कुल जाइएगा। ठीक है, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, और उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनका CHSL का एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ गया है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।